आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए अच्छी खबर। हर मजदूर के खाते में सरकार भेजेगी 3-3 हजार रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 15 साल से पुराने वाहन रखने वाले वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर। सरकार लगाने जा रही है ग्रीन टैक्स। आखिर कितना लगेगा ये टैक्स बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों को संरक्षण देगी सरकार। सुरक्षा के लिए इस राज्य की सरकार ने बनाए हैं सेफ हाउस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी है। 1 मई से राजस्थान में गहलोत सरकार शुरू करने वाली है ये खास योजना। हर परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फायदा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है। इसके अलावा LIC ग्राहकों के लिए एक यहाँ पर जरूरी खबर है। इसके अलावा फौजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक नया अपडेट आया है सामने। इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही यहाँ पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। जल्द ही EPFO खातों के लिए जारी होगा नया नियम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को दिए एक सुविधा में परिवर्तन कर दिया है। पहले खाताधारकों के पास ऑप्शन था कि अगर उनके PF अकाउंट में कोई भी गलती है उसे वो ऑनलाइन सुधार कर सकते थे। इसके लिए EPFO के ऑफिस में जाकर चक्कर लगाने और लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। PF अकाउंट होल्डर अपना नाम, पिता का नाम या फिर जन्मतिथि जैसे जानकारियों में परिवर्तन और सुधार कर सकते थे। अब EPFO ने लाखों कर्मचारियों को झटका दिया है। संगठन ने पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है जिसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी है। नए नियमों को लाने का वाजिब से यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का PF खातों को ठगी से बचाना है। वही EPF के मुताबिक नाम, पता, पिता का नाम, पत्नी का नाम, जन्म तारीख और लिंग में त्रुटियों को सुधारा जा सकता था। गाइडलाइन के बाद सब्सक्राइबरों की दिक्कतें यहाँ पर बढ़ गई थी। अब खाताधारक सिर्फ कुछ चुनिंदा ही परिवर्तन इसमें कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर। सरकार लगाने जा रही है ग्रीन टैक्स। देश की सड़कों पर अभी 15 साल से अधिक पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। वही ये वाहन हरित कर यानी ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की सड़कों पर ऐसे 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटलाइज किया है। हालांकि इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं है। इन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार यहाँ पर राज्यों को पहले ही यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है। वही आंकड़ों के अनुसार 4 करोड़ से अधिक वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से अधिक पुराने हैं। वही मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीकृत वाहन डेटाबेस पर आधारित है। इनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप शामिल नहीं है। वही यहाँ पर पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या लगभग यहाँ पर 56 लाख के आसपास है, जिनमें 24,55,000 वाहन 20 साल से भी अधिक यहाँ पर पुराने हैं। वही दिल्ली इसमें तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में 49 लाख वाहन यहाँ पर 15 साल से पुराने हैं। इस गिनना में यहाँ पर दिल्ली भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा इन राज्यों में भी यहाँ पर ज़्यादा वाहन है। वही आंकड़ों के अनुसार शेष राज्यों में ऐसे वाहनों की संख्या 1 लाख से कम है। वही सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे वाहनों पर जल्द ही हरित कर यानी ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने साल जनवरी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव यहाँ पर किया था। इस प्रस्ताव को राज्यों के पास विचार की विमर्श के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद इस पर औपचारिक रूप से अधिसूचित इसे किया जाएगा। फिलहाल कुछ राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा विभिन्न दरों के आधार पर हरित कर लगाया जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना वायरस को देखते हुए फिलहाल नहीं खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल। नए सत्र में घर से ही होगी पढ़ाई। दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है ताकि कोरोना की स्थिति पर काबू पाया जा सके। दिल्ली सहित अधिकांश राज्यों में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं के स्टूडेंट नए सत्र की शुरुआत में स्कूल नहीं जा पाएंगे। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। दिल्ली के अलावा पंजाब, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान सहित अन्य राज्यों ने भी छोटी कक्षाओं के लिए यहाँ पर स्कूल फिलहाल बंद रखने के फैसले पर मंजूरी दे दी है।
पहले इन राज्यों में स्कूल यहाँ पर खोल दिए गए थे, लेकिन वर्तमान के समय में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए इन्हें दोबारा बंद करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के मद्देनजर रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो लॉकडाउन का रोड मैप तैयार किया जाए। राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की ओर इशारा करते हुए सीएम ठाकरे ने कहा है कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो, अगर फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं तो लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार करें। उद्धव ठाकरे ने बैठक में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ने लगी है। बैठक में सरकार ने फैसला किया है कि अब मंत्रालय सहित सभी सरकारी ऑफिस में विजिटर पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। वही जानकारी के मुताबिक 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 बेड भरे हुए हैं। बाकी बेड को तेजी से भरा जा रहा है। 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 19,330 यहाँ पर बेड पहले से ही भरे जा चुके हैं। वही 9,030 वेंटिलेटर में से 1,181 पर मरीजों को रखा गया है। कुछ जिलों में बेड उपलब्ध नहीं है और संक्रमण के बढ़ने के कारण सुविधा की क्षमता में यहाँ पर कमी पड़ रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी। राजस्थान में 1 मई से लागू होगी गहलोत सरकार की ये खास योजना। राजस्थान के सभी निवासियों को बीमारी के लिए इलाज के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए गहलोत सरकार 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सरकारी और योजना से संबंधित निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का उपचार की सुविधा मिल सकेगी। योजना में पंजीयन के लिए 1 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इनमें कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उस योजना का लाभ ले सकता है। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक में योजना की तैयारियों को लेकर वो समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां राजस्थान के अंदर शीघ्र ही पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना से मरीजों को पहले ही ओपीडी सेवाओं में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है और चिरंजीवी योजना से प्रदेश के लोगों का इलाज पर होने वाले बड़े खर्चे से उनको मुक्ति मिल सकेगी। लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ साथ इस योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भी भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात यहाँ पर कही है। इसके अलावा प्रदेश में अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि 5 लाख रुपए तक चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए लोग 1 अप्रैल से स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जाकर जन आधार से लिंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अंतर्जातीय विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों को संरक्षण देगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार सुरक्षा के लिए बनाए हैं सेफ हाउस। दिल्ली सरकार प्रेमी जोड़ों को संरक्षण देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि अंतरधार्मिक या फिर अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े जिनके परिवार या फिर माता पिता या फिर स्थानीय समुदाय या फिर खाप शादी के खिलाफ है, उन्हें केजरीवाल सरकार उन्हें संरक्षण देगी। केजरीवाल सरकार ने ऐसे जोड़ों के लिए एक स्पेशल सेल गठित करने का निर्देश दिया है। इन स्पेशल सेल को दिल्ली सरकार ने सेफ हाउस नाम दिया है। इस पूरे फैसले की सरकार यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी इसके लिए जारी कर दिया गया है। वही केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी एसओपी में कहा गया है कि जिन जोड़ों की शादी का विरोध परिवार या फिर समाज की तरफ से किया जा रहा है उन्हें सरकार सेफ हाउस देगी। इसके लिए सरकार 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर सरकार ने यहाँ पर जारी कर दिया है। वही दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 इस स्पेशल सेल की 24 घंटे हेल्पलाइन के तौर पर ये काम करेगी। इसी के जरिए कपल्स को जरूरी मदद यहाँ पर की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बिहार के 15 लाख मजदूरों के लिए खुशखबरी। बिहार के नीतीश कुमार 15 लाख मजदूरों के अकाउंट में डालेगी 3-3 हज़ार रुपए। बिहार सरकार 15 लाख मजदूरों को एक तोहफा देने जा रही है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन और दूसरे कामों से जुड़े 15 लाख मजदूरों को 3-3 हज़ार रुपए देने का फैसला किया है। ये पैसा डीबीटी के जरिए मजदूरों के अकाउंट में भेजा जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग ने बैंकों को पैसा भेजना शुरू कर दिया है। ये पैसा उन मजदूरों के अकाउंट में जाएगा जो वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत रजिस्टर्ड है। वही रजिस्टर्ड 15 लाख मजदूरों को इस का फायदा यहाँ पर मिलेगा। वही बिहार सरकार ने इस योजना के लिए 446 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर तय किया है। बिहार के यहाँ पर सिन्नी निर्माण कामगार कल्याण भोग ने यहाँ पर 14,87,023 रजिस्टर्ड इसमें यहाँ पर मजदूर है। इनकी उम्र 60 साल तक है। ये सभी कंस्ट्रक्शन
के अलावा दूसरा काम भी यहाँ पर करते हैं। वही बिहार सरकार हर साल मेडिकल ग्रांट के नाम पर इन मजदूरों को 3-3 हज़ार रुपये देती है। हर साल की तरह इस साल भी मजदूरों को इस सरकारी योजना का फायदा मिलेगा। जल्दी उनके अकाउंट में यहाँ पर डीबीटी के जरिए रकम भेजी जाएगी। वही इस साल आखिरी बार मजदूरों को मेडिकल ग्रांट का पैसा मिलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में इस राशि को बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, पश्चिम बंगाल से राजस्थान तक चलेगी दुरंतो स्पेशल ट्रेन। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों का संचालन पर रोक लगा दी थी, जिनमें कई ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। अब उत्तरी पश्चिमी रेलवे की तरफ से पश्चिम बंगाल से राजस्थान के लिए दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। 1 अप्रैल से यात्रियों के लिए ये ट्रेन यहाँ पर शुरू होगी। उत्तरी पश्चिमी रेलवे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में रेलवे ने लिखा है कि सियालदह बीकानेर से सियालदह दुरंतो स्पेशल रेल सेवा का संचालन अब दैनिक मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट के साथ अब दुरंतो, गरीब रथ एवं शताब्दी जैसी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। वहीं उत्तरी पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 2287 सियालदह बीकानेर दुरंतो रेल सेवा 1 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार को सियालदह से शाम 5 बजे रवाना होकर अगले दिन ये 6:25 पर बीकानेर पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 2288 बीकानेर से सियालदह दुरंतो स्पेशल रेल सेवा 5 अप्रैल से अगले आदेश तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को बीकानेर से दोपहर 12:15 से रवाना होगी। अगले दिन ये 1:15 पर सियालदह पहुंचेगी। इतना ही नहीं, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 रेल सेवा में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी भी यहाँ पर रेलवे कर रहा है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो फौजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब आप आईफोन पर भी चला सकते हैं फौजी गेम। iOS के लिए भी उपलब्ध हुआ है फौजी गेम पहले एंड्रॉइड पर ही उपलब्ध था, बल्कि अब इसे यहाँ पर आईफोन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। यानी आईफोन यूजर्स भी इस गेम को खेल सकते हैं। फौजी निर्माताओं ने इस गेम को एप्पल स्टोर पर भी लॉन्च कर दिया है। अब तक फौजी गेम पर सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ही ये गेम सीमित था, लेकिन अब यहाँ पर एप्पल के यूजर्स के लिए भी ये गेम उपलब्ध हो गया। आपको बता दें कि पबजी मोबाइल के भारत में बैन होने के बाद इसे भारतीयों के लिए लॉन्च किया गया था। फौजी गेम का एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पर 26 जनवरी को लॉन्च हुआ था, जिसे iOS यूजर्स के लिए अभी यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। वही फौजी यूजर्स की डिमांड को देखते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर भी इसे लिस्टेड कर दिया गया है। आपको बता दें कि फौजी को डाउनलोड साइज 743 MB है। इस गेम को डाउनलोड करने और खेलने के लिए गेमर्स के पास iOS का 10.0 से ऊपर वाला डिवाइस होना चाहिए। वही आईपैड के लिए ये 10.0 से ऊपर का डिवाइस होना जरूरी है। हम गूगल प्ले स्टोर से यूजर्स के लिए मुफ्त में पहले ये उपलब्ध था, अब इस तरह एप्पल स्टोर पर भी ये मुफ्त में उपलब्ध है। लोग यहाँ पर इसे फ्री डाउनलोड करके खेल सकते हैं। आपको बता दें कि फौजी का एंड्रॉइड वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होने के सिर्फ 3 दिनों के भीतर 5 मिलियन से ज्यादा बार इसे डाउनलोड किया गया था। हालांकि अभी गेम के 5 मिलियन प्लस डाउनलोड पर यह अटका हुआ है। इस गेम को प्ले स्टोर पर 3.2 स्टार यहाँ पर रिव्यू रेटिंग मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पबजी मोबाइल बीते वर्ष भारत की सुरक्षा और संप्रभुता का हवाला देते हुए इस गेम को बंद कर दिया गया था। इसमें पबजी सहित अन्य चाइना के जो गेम थे उनको भी बंद किया गया। चाइना के दूसरे ऐप थे उनको बंद किया गया था। फिलहाल पबजी मोबाइल की भारत में दोबारा वापसी का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें ये कंपनी कामयाब नहीं हो पा रही है। सरकार ने फिलहाल इसे बैन ही करने का यहाँ पर फैसला लिया है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में लगातार दूसरे दिन 62,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। 24 घंटों में 312 लोगों की हुई है भारत में मौत। भारत में सख्ती के बावजूद भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन 62,000 से ज्यादा कोरोना के केस भारत में आए हैं। ये साल के सबसे ज्यादा केस भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,714 नए कोरोना के केस आए हैं। 312 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। हालांकि 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। इसे एक दिन पहले 62,258 नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए थे। अब भारत में कुल केसों की संख्या 1,19,61,000 हो गई है। कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,13,00,000 हो चुकी है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,46,000 हो गई है। वही मौतों की संख्या भारत में 1,61,000 पार हो गई है। वही कुल टीकाकरण भारत में 6,02,00,000 लोगों को हो चुका है। वही देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जो मामले आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 से पिछले 24 घंटों में 167 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है, जो कि पिछले साल 23 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। इसके अलावा संक्रमण के 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य की राजधानी मुंबई में कोविड-19 के 6,130 नए मामले सामने आए हैं, जो इस महामारी शुरू होने के बाद शहर में एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं मुंबई में कोविड और यहाँ पर
कोविड के कारण 12 और लोगों की मौत होने की पुष्टि पिछले 24 घंटों में हुई है। वहीं मृतकों की संख्या यहाँ पर 11,000 से ज्यादा है। वहीं राज्य की कुल मृतकों की संख्या को यहाँ पर अब कुल मृतकों की संख्या है महाराष्ट्र के अंदर वो 54,000 पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं टोटल मामलों की संख्या 26,73,000 पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा लोग मतलब ठीक भी यहाँ पर हुए हैं। वहीं जो कुल यहाँ पर अब तक कोरोना से उबर चुके लोगों की संख्या 23,14,000 के आसपास हो गई है। वहीं देश में 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण का अभियान की शुरुआत हुई थी। वहीं 27 मार्च तक देश भर में 6,02,69,782 कोरोना की डोज दी जा चुकी थी। बीते एक दिन यहाँ पर 21,54,170 टीके लगे। वहीं वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ है। वहीं देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.35% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 95% है। एक्टिव केस भारत में 3.80% है, जबकि कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 66 स्थान पर भारत आ चुका है। भाई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र रहा है, लेकिन देश में कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत पिछले 24 घंटों में नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार वह राज्य जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी शख्स की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई है उनमें अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई है।